नमस्कार दोस्तों। कहानी सम्राट अशोक की। सम्राट अशोक सीरिया के राजा एंटियोकस द्वितीय और कुछ अन्य यवन राजाओं का समसामयिक था, जिनका उल्लेख शिलालेख संख्या 8 में है। इससे विदित होता है कि अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी के उत्तरार्ध में राज्य किया, किंतु उसके राज्याभिषेक का सही तारीख का पता नहीं चलता। अशोक ने 40 वर्ष राज्य किया, इसलिए राज्याभिषेक के समय वह युवक ही रहा होगा। अशोक के राज्यकाल के प्रारंभिक 12 वर्ष का कोई सुनिश्चित विवरण उपलब्ध नहीं है। अशोक शासक के रूप में शासक संगठन का प्रारूप लगभग वही था जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था। अशोक के अभिलेखों में कई अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जैसे राजुक, प्रादेशिक, युक्ति आदि। इनमें अधिकांश राज्याधिकारी चंद्रगुप्त के समय में चले आ रहे। अशोक ने धार्मिक नीति तथा प्रजा के कल्याण की भावना से प्रेरित होकर उनके कर्तव्यों में विस्तार किया, जिनका विवेचन आगे किया जाएगा। केवल धम्म महामात्रों की नियुक्ति एक नवीन प्रकार की नियुक्ति थी। तक्षशिला और कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। अपने राज्याभिषेक के 90 वर्ष तक अशोक ने मौर्य साम्राज्य की परंपरागत नीति का ही अनुसरण किया। अशोक ने देश के अंदर साम्राज्य का विस्तार किया, किंतु दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार की नीति अपनाई। भारत के अंदर अशोक एक विजेता रहा। उसने खस नेपाल को विजित किया और तक्षशिला के विद्रोह को शांत किया। अपने राज्याभिषेक के 90 वर्ष में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। ऐसा प्रतीत होता है कि नंद वंश के पतन के बाद कलिंग स्वतंत्र हो गया। पिल्लिनी की पुस्तक में उद्धृत मेगस्थनीज के विवरण के अनुसार चंद्रगुप्त के समय में कलिंग एक स्वतंत्र राज्य था। अशोक के शिलालेख के अनुसार युद्ध में मारे गए तथा कैद हुए सिपाहियों की संख्या 2.5 लाख थी और इससे भी कई गुना सिपाही युद्ध में घायल हुए थे। मगध की सीमाओं से जुड़े हुए ऐसे शक्तिशाली राज्य की स्थिति के प्रति मगध शासक उदासीन नहीं रह सकता था। खारवेल के समय मगध को कलिंग की शक्ति का कटु अनुभव था। सुरक्षा की दृष्टि से कलिंग का जीतना आवश्यक था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार कलिंग को जीतने का दूसरा कारण भी था। दक्षिण के साथ सीधे संपर्क के लिए समुद्री और स्थल मार्ग पर मौर्यों का नियंत्रण आवश्यक था। कलिंग यदि स्वतंत्र देश रहता तो समुद्री और स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में रुकावट पड़ सकती थी। अतः कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाना आवश्यक था, किंतु यह कोई प्रबल कारण प्रतीत नहीं होता था, क्योंकि इस दृष्टि से तो चंद्रगुप्त के समय में ही कलिंग को मगध साम्राज्य में मिला लेना चाहिए था। कौटिल्य के विवरण से स्पष्ट है कि वह दक्षिण के साथ व्यापार को महत्व देता था। विजित कलिंग राज्य मगध साम्राज्य का एक अंग हो गया। राजवंश का कोई राजकुमार वहां वाइसराय नियुक्त कर दिया गया था। तोसली इस प्रांत की राजधानी बनाई गई थी। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार तथा विजित देश की जनता के कष्ट से अशोक की अंतरात्मा को तीव्र आघात पहुंचा। 260 ईसा पूर्व में ही अशोक ने कलिंगवासियों पर आक्रमण किया, उन्हें पूरी तरह कुचल कर रख दिया। मौर्य सम्राट के शब्दों में इस लड़ाई के कारण 1,50,000 आदमी विस्थापित हो गए थे, 1 लाख व्यक्ति मारे गए थे और इससे कई गुना नष्ट हो गए थे। युद्ध की विनाश लीला ने सम्राट को शोकाकुल बना दिया और प्रायश्चित करने के प्रयत्न से बौद्ध विचारधारा की ओर आकर्षित हुआ। अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। युद्ध की भीषणता की अशोक पर गहरा प्रभाव पड़ा। अशोक ने युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया और दिग्विजय के स्थान पर धम्म विजय की नीति को अपनाया। डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी के अनुसार मगध का सम्राट बनने के बाद यह अशोक का प्रथम तथा अंतिम युद्ध था। इसके बाद मगध की विजयों तथा राज्य विस्तार का यह युग समाप्त हो गया, जिसका सूत्रपात बिंबिसार की अंग विजय के बाद हुआ था। अब एक नए युग का आरंभ हो गया था। यह युग शांत सामाजिक प्रगति तथा धर्म प्रचार को था, किंतु इसके साथ साथ राजनीतिक गतिरोध और समसामयिक कुशलता भी दिखाई देने लगी। सैनिक अभ्यास के अनुभव में मगध का सामरिक आवेश और उत्साह क्षीण होने लगा। कलिंग की प्रजा तथा कलिंग की सीमा पर रहने वाले लोगों के प्रति कैसा व्यवहार किया जाए, इस संबंध में अशोक ने 2 आदेश जारी किए। ये 2 आदेश धौली और जौगढ़ नामक स्थानों से सुरक्षित है। ये आदेश तोसली और समापा के महामात्यों तथा उच्च अधिकारियों को संबोधित करते हुए लिखे गए हैं। सम्राट का आदेश है कि प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार हो, जनता को प्यार किया जाए, अकारण लोगों को कारावास का दंड तथा यातना न दी जाए, जनता के साथ न्याय किया जाना चाहिए, सीमांत जातियों
को आश्वासन दिया जाए कि उन्हें सम्राट से कोई भय नहीं करना चाहिए, उन्हें राजा के साथ व्यवहार करने से सुख ही मिलेगा, कष्ट नहीं। राजा यथाशक्ति उन्हें क्षमा करेगा, वे धर्म का पालन करें, यहाँ पर उन्हें सुख मिलेगा और मृत्यु के बाद स्वर्ग। हर दशा में दूसरे संप्रदायों का आदर करना ही चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य अपने संप्रदाय की उन्नति और दूसरे संप्रदायों का उपकार करता है। इसके विपरीत जो करता है वह अपने संप्रदाय की जड़ काटता है और दूसरे संप्रदायों का भी अपकार करता है, क्योंकि जो अपने संप्रदाय की भक्ति से आकर इस विचार से कि मेरे संप्रदाय का गौरव बढ़े, अपने संप्रदाय की प्रशंसा करता है और दूसरे संप्रदाय की निंदा करता है, वह ऐसा करके वास्तव में अपने संप्रदाय को ही गहरी हानि पहुंचाता है। इसलिए समवाय परस्पर मेलजोल में रहना ही अच्छा है, अर्थात लोग एक दूसरे के धर्म का ध्यान देकर सुनें और उसकी सेवा करें। अशोक के शिलालेखों तथा स्तंभ लेखों से अशोक के साम्राज्य की सीमा की ठीक ठीक जानकारी प्राप्त होती है। शिलालेखों तथा स्तंभ लेखों के विवरण से नहीं, वरन जहाँ से अभिलेख पाए गए हैं उन स्थानों की स्थिति में भी सीमा निर्धारण करने में सहायता मिलती है। इन अभिलेखों में जनता के लिए राजा की घोषणाएं थीं, अतः वे अशोक के विभिन्न प्रांतों में आबादी के मुख्य केंद्रों में उत्कीर्ण कराए गए थे। कुछ शिलालेख सीमांत स्थानों पर पाए जाते हैं। उत्तर पश्चिम में शहबाजगढ़ी और मानसेहरा से अशोक के शिलालेख पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त तक्षशिला और काबुल प्रदेश में लमगान में अशोक के शिलालेख अरमाइक लिपि में मिलते हैं। एक शिलालेख में एंटियोकस द्वितीय खियोस का पड़ोसी राजा कहा गया है। इससे स्पष्ट है कि उत्तर पश्चिम में अशोक के साम्राज्य की सीमा हिंदुकुश तक थी। कालसी, रुम्मनदेई तथा निगाली सागर शिलालेख तथा स्तंभ लेखों से सिद्ध होता है कि देहरादून और नेपाल की तराई का क्षेत्र अशोक के राज्य में था। सारनाथ तथा नेपाल की वंशावलियों के प्रमाण तथा स्मारकों से यह सिद्ध होता है कि नेपाल अशोक के साम्राज्य का एक अंग था। जब अशोक युवराज था, उसने खस और नेपाल प्रदेश को जीता था। सभी देशों पर उसका सीधा शासन था। अशोक के 5वें और 13वें शिलालेख में कुछ जनपदों तथा जातियों का उल्लेख किया गया है, जैसे यवन, कंबोज, नाभग, नाभापति, भोज, पत्निक, आंध्र, पुलिंद। रेप्सन का विचार है कि ये देश तथा जातियां अशोक द्वारा जीते गए राज्यों के अंतर्गत न होकर प्रभाव क्षेत्र में थे, किंतु यह सही प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इन प्रदेशों में अशोक के धर्म महामात्रों की नियुक्ति किए जाने का उल्लेख है। डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार इन लोगों के साथ बीजतों तथा अंतर बीजतों के बीच का व्यवहार किया जाता था। गंधार, यौन, कंबोज उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश में थे। भोज, राष्ट्रिक, पितनिक संभवतः अपरांत पश्चिम सीमा में थे। 13वें शिलालेख में अशोक ने 8वीं जातियों का उल्लेख किया है जो अपराध करते थे, उन्हें यथासंभव क्षमा करने का आश्वासन दिया गया है, किंतु साथ ही यह चेतावनी भी दी गई है कि अनुताप अर्थात पश्चाताप में भी देवानाम प्रिय का प्रभाव है। यदि ये जातियाँ कठिनाइयाँ उत्पन्न करें तो राजा को उन्हें सजा देने तथा मारने की शक्ति भी है। संभवतः यह 8वीं प्रदेश बुंदेलखंड से लेकर उड़ीसा तक फैला हुआ था। ये 8वीं जातियों यद्यपि पराजित हुई थीं तथा उनकी आंतरिक स्वतंत्रता को मान्यता दी गई थी। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।